हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह करके अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एग्जाम बूस्टर सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और आज थर्ड सेमेस्टर में हम लोग जूलॉजी के थर्ड लेक्चर को लेकर के आए, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब के ऊपर ही। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि जब आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो वहां पर कॉपी करने का ऑप्शन आएगा लिंक को, तो लिंक को कॉपी करके आप सीधे अपने व्हाट्सएप को ऑन करिए, स्टेटस पे जाइए, वहां पर पेस्ट कीजिए और उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे आपके जितने भी जानने वाले, आपके मित्र दोस्त और आपके जो घर वाले हैं वो सब देखेंगे और जो पढ़ रहे होंगे, बीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक ये वीडियो ऑलरेडी पहुंच जाएगी। और आपके अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कॉलेजेस के या आप लोगों ने अपने बना रखे हैं तो उनमें जरूर वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोस का लाभ ले पाए और अपने एग्जाम्स को बेहतर बना पाए। तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला यहाँ पर प्रोसेस है। अगर मैं आप लोगों की यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी ये दायित्व तो बनता है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर बेटा ये रहेगा और इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा यहां पर है बेटा वो है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है या इसके बारे में बताना है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही नाजुक है। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको कितना लिखना है एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपका कैसा है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उन पर मैं आगे चर्चा कर दूंगा कि भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये समझना है। देखिए, ट्रांसलेशन को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। अब अनुवादन की बात करें तो अनुवादन कहने का मतलब होता है कि जब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एमआरएनए स्ट्रैंड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तब इसको ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। समझ में आ रहा है? और ये अनुवादन की क्रिया कहां होगी, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, आपको लिखना है कि जो ट्रांसलेशन होता है वो एक ऐसी क्रिया होती है जो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। कहां कंप्लीट होती है बेटा? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। दूसरा पॉइंट कि इस एक्टिविटी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड को एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को एमआरएनए के द्वारा, टीआरएनए के द्वारा, राइबोसोम्स की प्रेजेंस के द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा तथा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की सहायता से हजारों प्रकार की प्रोटीन्स के, ठीक है, हजारों प्रकार की प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि 20 प्रकार के ही हमारे पास में केवल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड को डिफरेंट टाइप के फैक्टर के थ्रू, है ना, जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, राइबोसोम्स के थ्रू, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के थ्रू, है ना, अमीनो एसिड को, ठीक है, अमीनो एसिड्स को हम एमआरएनए स्ट्रैंड के थ्रू, टीआरएनए स्ट्रैंड के थ्रू, आरआरएनए स्ट्रैंड के थ्रू क्या करते हैं बेटा, जोड़ करके हजारों प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, और बॉडी में डेफिनेटली कहां हो रहा है ये, तो बॉडी के अंदर ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ट्रांसलेशन की जो क्रिया होती है इसको समझने के लिए या इसको समझने से पहले 2 मेन स्टेप्स को समझना जरूरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन समझना है तो उसको समझने से पहले 2 जो मेन स्टेप्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन इन इनएक्टिव फॉर्म के अमीनो एसिड्स को सबसे पहले क्या किया जाता है? एक्टिव किया जाता है। अब एक्टिव करने का तो एक ही तरीका है ना, इसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, इसको एनर्जी दिया जाए। तो यहां पर एटीपी के रूप में एनर्जी दिया जाता है। तो पहला प्रोसेस हो गया एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड एक्टिव हो जाएगा फिर उसके बाद में क्या होगा
इन अमीनो एसिड को चार्ज किया जाएगा या लोड किया जाएगा, ठीक है। तो लोडिंग ऑफ टीआरएनए को हो या लोडिंग ऑफ टीआरएनए को हो या चार्ज टीआरएनए को, तो सेकंड जो हमारा रहेगा तो क्या होगा बेटा, लोडिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को लोड करना होगा, क्योंकि ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जहां पर भी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं उन अमीनो एसिड को पकड़ करके ये एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर लाने का काम करता है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो दो स्टेप है इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है बेटा एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड। हम इनएक्टिव अमीनो एसिड्स को एक्टिव करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ इस स्टेप में इनएक्टिव अमीनो एसिड को एटीपी अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, देखो यहां पर एक एंजाइम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो केवल और केवल आप यहां पर एटीपी को ही नहीं बल्कि एटीपी के साथ साथ हमको अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को भी रखना पड़ेगा कि प्रेजेंस में अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या बना, कि प्रेजेंस में अमीनो एसिड एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि एक प्रकार का क्या होता है बेटा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के रूप में माना जाता है, का निर्माण किया जाता है या फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखा क्या हो रहा है यहां पर, इस स्टेप में जो इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है उसको एटीपी के साथ में बम्बार्ड किया जाता है और अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसको अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया जाता है। अलग अलग अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम उपलब्ध होते हैं। अब जाहिर सी बात है हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल के अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को 20 प्रकार के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए 20 प्रकार के क्या पाए जाएंगे बेटा अमीनो एसिड, या 20 प्रकार के यहां पर क्या पाए जाएंगे बेटा अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाए जाएंगे, अलग अलग ही होंगे, यानी हर एक एंजाइम स्पेसिफिक है एक अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है 20 अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते, तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं ना, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, देखो जैसे मान लो हमारे पास में मैं बहुत बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं विद डायग्रामेटिक ढंग से, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने क्या देखना है कि इनएक्टिव अमीनो एसिड है, तो मान लो बेटा ये एक इनएक्टिव अमीनो एसिड है, कैसा है बेटा इनएक्टिव अमीनो एसिड। इस इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, यहां पर एटीपी आएगा, ठीक है, कौन आएगा बेटा एटीपी, तो हम एटीपी को थोड़ा सा इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ये लेट सपोज एटीपी है और इसके हाथ में है बेटा हंटर, ठीक है, ये कौन है बेटा एटीपी है। ये हंटर क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है अगर आप सो रहे होते हैं और आप सोते समय एकदम कोई आए और चटाक से थप्पड़ मारे आपके, तो क्या होगा, फिर तो आप और जिसने थप्पड़ मारा वही जानते क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या होगा, है ना, या तो रोने लगोगे या तो उठ करके पीटने लगोगे। पहले तो देखोगे तहकीकात करोगे मारा किसने, कोई अपने खास बड़े ने या दोस्त ने मारा तो एक बार गुस्सा पी जाओगे, और किसी अनजान आदमी ने मारा तो भाई साहब सोचो उसका क्या हाल होगा। खैर एटीपी आ गया, एटीपी के साथ साथ इस एटीपी को, अब जाहिर सी बात है जब एटीपी आएगा इस इनएक्टिव अमीनो एसिड को मारने के लिए, तो भैया एटीपी को बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, है ना। तो यहां पर ये किसके ऊपर फूल रहा है, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा तुम उनके ऊपर बहुत फूल रहे हो ना भाई, वो चले जाएंगे तो उसके बाद तुमको देख लेंगे, तो वही वाला हाल है यहाँ पर। एटीपी आया मारने के लिए हंटर दे करके, और ये मारने के लिए किसकी दम पे आया, है ना, तो ये मारने के लिए आया है बेटा एक एंजाइम के दम पे। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड, मैं लिख दे रहा हूं अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड सिंथेटेज अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम इस तरीके से मान लो, ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम इस तरीके से खूब मोटा सा है ना, और बढ़िया सा छपरी टाइप है। ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है,
ये कहता है कि जाओ एटीपी मारो जाकर के, मैं खड़ा हूं। ये कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, ये मारता है। और जैसे ही ये एटीपी इसके ऊपर बम्बार्ड करेगा तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, बन जाएगा अमीनो एसिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। तो अमीनो एसिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो भाई कैसे बनेगा, तो यहां पर ये इनएक्टिव अमीनो एसिड था, जैसे ही एटीपी आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो गया, इसकी आंखें खुल गई, है ना, ये हो गया बेटा एक्टिव। देख रहे हो कितना ज्यादा एक्टिव हो गया कि आंखें इसकी एकदम खुल गई। और एक्टिव तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर कौन बैठा, इसके ऊपर आ गया इस तरीके से एटीपी। तो एटीपी एक आया है ना, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहां आया है, तो एटीपी जो यहां पर आया वो एएमपी के रूप में आया। ठीक है, ये अमीनो एसिड था, ये अमीनो एसिड था, ये एएमपी आ गया, और इस एएमपी को इधर सपोर्ट कर रहा है कौन, मोटा वाला आदमी, एंड दिस इज एंजाइम, है ना। तो अमीनो एसिल यहां पर जुड़ जाएगा, अमीनो एसिल ये भी आ गया, जिससे क्या होगा, जिससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अमीनो एसिल एएमपी, है ना, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। बन गया कि नहीं बन गया। और साथ के साथ क्या निकलेगा बेटा, एक एडीपी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट किया, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, ये एक्टिवेट अमीनो एसिड हो गया। अब अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम क्या है बेटा, तो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम एक प्रकार का एक्टिवेट अमीनो एसिड है। क्या है बेटा, एक्टिवेट अमीनो एसिड है। ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई। तो पहले क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा बेटा, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड। फिर अब जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव अमीनो एसिड होगा, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा बेटा, देखिए लिखा हुआ है कि एक्टिवेट अमीनो एसिड को, है ना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए की अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर, अब टीआरएनए के पास में एक अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पाई जाती है। अब देखो टीआरएनए का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर मॉडल होता ना, क्लोवर लीफ मॉडल यहां पर दिया गया है, यहां पर एंटीकोडोन होते हैं। तो ये यहां पर ये वाली जो साइट होती है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट क्या है, किसकी अटैचमेंट साइट है, तो अमीनो एसिड की है ना। तो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टीआरएनए का। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, टीआरएनए, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड का। तो देखो क्या होगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए की अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर जोड़ा जाता है, जिससे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब जैसे ही अटैचमेंट साइट यानी अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पर ये कौन आएगा बेटा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आ गया, तो अमीनो एसिल, है ना, अमीनो एसिल एएमपी, अमीनो एसिल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के रूप में यहां पर एक्टिवेटेड, हम ये लिख के कह सकते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आ गया। ठीक है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड यहां पर आकर के जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अटैचमेंट साइट पे है ना। तो जैसे ही यहां पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा टीआरएनए पर, क्या होगा बेटा, ये लोडेड या चार्ज्ड टीआरएनए के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जिससे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, जिसे चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, जैसे ही टीआरएनए लोड हो जाता है, अब जाहिर सी बात है जैसे ही टीआरएनए क्या होगा बेटा, लोड हो जाएगा, वैसे ही प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि टीआरएनए लोड हुआ नहीं कि प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। अब ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है बेटा, उसको 3 स्टेप में हम पढ़ेंगे। एक तो होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, दूसरा होता है इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन,
और तीसरा होता है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा ट्रांसलेशन को, फिर उसको इलोंगेट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, है ना, ट्रांसलेशन को, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को या अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा, और फिर इन अमीनो एसिड्स का जो पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा, फिर उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डीएनए से सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, या हम यूं कहें कि उसको कहां से बेटा, राइबोसोम से अलग निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन। तो 3 प्रकार के स्टेप यहां पर हमको देख रहे हैं, तीनों स्टेप्स को देखने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। भाई अब देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूरा आ गया ना, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो तो एग्जामिनर की छोड़ो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके इस क्वेश्चन के आंसर को काट दे। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आप अच्छे से लिख करके आए हैं, कितना लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, वो सब यहाँ पर मैंने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इन चीजों को याद कर लो, याद करने की तो महारथी हो ही ना, कुछ लोग रट्टा मारते हैं, तो आप यहाँ पर समझ के याद करो, याद करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, एग्जाम पास में आ गए, लेकिन समझो भी। अगर आपके दिमाग में ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छे से बैठ गया तो उसके बाद में आप अपनी भाषा में बना करके लिख सकते हो ट्रांसलेशन प्रोसेस को। ठीक है, चलिए जी, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। अब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन के इस स्टेप को कंप्लीट करने के कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंप्लीट करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट पड़ती है, या कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे सबसे पहले यहां पर इनिशिएशन फैक्टर आता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में यह फैक्टर केवल 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो यूकैरियोट्स की बात हो रही है, लेकिन आप प्रोकैरियोट्स के बारे में भी लिख दो। ठीक है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर F1 है ना, इनिशिएशन फैक्टर 1 IF1, IF2, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। लेकिन यूकैरियोट्स में यह फैक्टर 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 10 प्रकार के। याद करने का प्रोसेस क्या है कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर EIF, इसको क्या कहते हैं बेटा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, EF3, EIF3, EIF4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4C, है ना, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4D, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। ये करीबन 10 प्रकार के इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में सहायता करते हैं, है ना, सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एनर्जी के रूप में GTP यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो GTP की भी क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए की आवश्यकता पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, चार्ज टीआरएनए जो लोडेड टीआरएनए हमने बनाया था, है ना, हमने क्या सेल के अंदर बना था, उसकी भी तो रॉ मटेरियल के रूप में जरूरत पड़ेगी। और ये जो चार्ज टीआरएनए होता है, चार्ज टीआरएनए ही साइटोप्लाज्म में एमआरएनए स्टेट पर राइबोसोम से आकर के ऐड होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद राइबोसोम्स भी रिक्वायरमेंट है, तो राइबोसोम्स की सब यूनिट पाई जाती है, जैसे लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट की बात अगर आप करें तो प्रोकैरियोट्स में बेटा 50S और 30S होता है। 50S लार्ज सब यूनिट होता है, 40S स्मॉल सब यूनिट होता है। वहीं पर यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें 60 और 40 होता है। तो 60 क्या है, लार्ज सब यूनिट, और 40S क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, SSU। नेक्स्ट, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, इनको जोड़ने के लिए मैग्नीशियम कंसंट्रेशन भी जरूरी है, तो मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ इसके लिए एमआरएनए स्ट्रैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में होता है। अब जाहिर सी बात है, सारा कुछ है, अब एमआरएनए स्ट्रैंड ही नहीं होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं। तो एमआरएनए स्ट्रैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जिसके द्वारा ही ट्रांसलेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, अर्थात टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। तो जो यहाँ पर बेटा एमआरएनए है, ये एक प्रकार के टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा होता है। फिर यूकैरियोट्स में इनिशिएशन प्रोसेस एमआरएनए पर अरेंज
7mg, ठीक है, मिथाइल ग्वानोसिन, 7mg बोले तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट 40s को पहचानती है। ठीक है, 7mg क्या करती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन क्या करता है, राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट को पहचानती है, क्योंकि राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट पर अरेंज 18s आरआरएनए। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट पर कौन पाया जा रहा है बेटा, 18s आरआरएनए पाए जाते हैं। इस पर 7mg की कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस पाई जाती है। तो 18s आरआरएनए की कंप्लीमेंट्री पाई जा रही है, 18s आरआरएनए पर कंप्लीमेंट्री पाई जा रही है 7mg की। ठीक है, तो मिथाइल ग्वानोसिन जो है, ये यूकैरियोट्स के अंदर आप देखेंगे इनिशिएशन प्रोसेस के समय एमआरएनए पर, है ना, अरेंज जो 7 मिथाइल ग्वानिन जो होता है वो राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट को पहचानने का काम करती है। और ये कैसे पहचानती है, कि राइबोसोम जो स्मॉल सब यूनिट है ना, इसके अंदर जो 18s आरआरएनए होता है, 18s आरआरएनए पर 7mg की कंप्लीमेंट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट यूकैरियोट्स में एमआरएनए पर आकर जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, जो राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट होती है वो यूकैरियोट्स में एमआरएनए स्ट्रैंड पर आकर के जुड़ जाती है। ठीक है, और इसी समय राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन की मदद से राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से ऐड हो जाती है। तो यहां पर आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से यहां पर ये जुड़ा है। तो सबसे पहले यहां पर मान के चलिए ये एमआरएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या बेटा, एमआरएनए स्ट्रैंड है। सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ क्या आएगी, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा, है ना, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा। फिर उसके बाद में यहां पर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ जाएगा। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया, कहां पर, यहां पर। और यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम आयन कैसा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो और इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम डैश 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होता है। अच्छा, एक बात यहां पर देखिए लिखी हुई है कि राइबोसोम्स की जो लार्ज सब यूनिट होती है, इसमें 3 साइट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो लार्ज सब यूनिट ये पाई जा रहे हैं ना, ये वाली, ये लार्ज सब यूनिट, इसमें 3 साइट होते हैं। एक तो यहां पर बेटा इस तरीके से, एक तो यहां पर इस तरीके से पी साइट पाया जाता है। ठीक है, मतलब ए साइट होता है, यहां पर पी साइट होता है, यहां पर ई साइट होता है ना, ई ए पी, है ना। तो अमीनो एसिड साइट और एक्सेप्टर साइट इस साइड में होता है, जहां से अमीनो एसिड आते रहते हैं। पी साइट पर पेप्टाइडल साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ई साइट को एग्जिट साइट कहते हैं क्योंकि यहां से जो अमीनो एसिड्स यहां पर आते हैं ए साइट से, पी साइट से होते हुए ई साइट की तरफ से निकल जाते हैं। तो राइबोसोम्स की लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होते हैं। एक तो पी साइट होता है जिसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं, एक ए साइट होता है जिसको अमीनो एसिड साइट या एक्सेप्टर साइट कहते हैं, तीसरा बेटा ई साइट होता है जिसको एग्जिट साइट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है, पहला चार्ज टीआरएनए हमेशा पी साइट पर आकर ऐड होता है। इस बात को याद रखना और अपने दिमाग में बिठा लेना कि सबसे पहला जो चार्ज टीआरएनए होगा, यानी कि जब क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, उस ट्रांसलेशन के स्टार्ट होने पर सबसे पहला जो टीआरएनए होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होता है बेटा, पी साइट पर आकर के जुड़ता है अपने आप। ठीक है, ए साइड से होते हुए पी साइड पर आकर के जुड़ेगा, यानी इसके अंदर यहां से एंट्री यहीं से करेगा, आएगा और फिर पी साइड पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी साइट के सामने इनिशिएशन कोडोन AUG स्थित होता है, याद रखना। अब आपको यह भी पता है ना कि जो कोडोन्स होते हैं वो 64 पाए जाते हैं, जिसमें से 3 कोडोन कैसे होते हैं, 3 कोडोन स्टॉप होते हैं और एक इनिशिएशन कोडोन होता है, और 61 जो कोडोन होते हैं, है ना, वो पूरा का पूरा कोड करते हैं। तो 64 कोडोन्स में से 3 कोडोन अगर आप माइनस करते हैं तो 61 बचते हैं। तो 61 कोडोन जो होते हैं बेटा, ये 61 कोडोन अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। देखो यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और बाकी के जो 3 अमीनो एसिड, बाकी के जो 3 कोडोन बचते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आज, आ,
UAG, दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन। ये जो स्टॉप कोडोन होते हैं ना बेटा, ये किसी भी स्टॉप कोडोन जो होते हैं, ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, जब ये कोड ही नहीं करेंगे किसी अमीनो एसिड को, तो क्या होगा, वहां पर ये अमीनो एसिड जैसे मान लो ट्रांसलेशन प्रोसेस में है और स्टॉप कोडोन आकर के जुड़ गया। जब भैया जुड़ जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। यहां पर नॉनसेंस कोडोन आ गया, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए 61 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड ऐसा है जो इनिशिएशन हमेशा और हमेशा क्या कराएगा, इनिशिएशन कराएगा, प्रारंभन कराएगा, और प्रारंभन में क्या करेगा बेटा, पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि अगर दसों हजार की प्रोटीन बन रही है या लाखों प्रकार की प्रोटीन बन रही है, तो उन सभी लाखों प्रकार की प्रोटीन में पहला जो अमीनो एसिड होगा वो क्या होगा बेटा, स्टार्ट कोडोन से ही बनेगा। किससे बनेगा बेटा, स्टार्ट कोडोन से। और स्टार्ट कोडोन को क्या कहते हैं बच्चों, AUG। स्टार्ट कोडोन है ये बेटा, AUG, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, UAC। यानी कि ये कोडोन है, ये इसका कोडोन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एंटी कोडोन। एंटी कोडोन जो कि कहां मिलेगा, टीआरएनए स्ट्रैंड पर मिलेगा। ये देखो, ये UAC, ये AUG। AUG mRNA स्ट्रैंड के ऊपर पाया जा रहा है कोडोन के रूप में। ये किस रूप में पाया जा रहा है बेटा, कोडोन के रूप में पाया जा रहा है। तो ये किस रूप में मिलेगा, एंटी कोडोन के रूप में मिलेगा। एंटी कोडोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो याद रखना हमेशा, तो टीआरएनए पर एंटी कोडोन होते हैं, एमआरएनए पर कोडोन पाए जाते हैं। ये टीआरएनए पर और एमआरएनए पर जो कोडोन और एंटी कोडोन पाए जा रहे हैं, ये एक दूसरे से लॉक एंड की के माफिक काम करते हैं। लॉक एंड की कहने का मतलब हर एक कोडोन एक स्पेसिफिक एंटी कोडोन से ही क्या किया जाएगा बेटा, मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो UAC जो है वो हमेशा AUG से ही मिलेगा, तो AUG से हमेशा UAC ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इनिशिएशन कोडोन है ना, देखिए लिखा हुआ है। लेकिन बाकी सभी चार्ज टीआरएनए ए साइट पर आकर जुड़ते हैं। तो पहला जो टीआरएनए होता है वो हमेशा पी साइट पर आता है, जिसको इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। इनिशिएशन साइट पर आकर के जुड़ा AUG के रूप में होता है, लेकिन बाकी के जो चार्ज टीआरएनए होते हैं वो ए साइट पर आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ए साइट पर जो आ रहे हैं वहां पर एमआरएनए के किस तरीके के कोडोन पाए जा रहे हैं, है ना। एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर किस तरीके का कोडोन है, मतलब हर एक एमआरएनए स्ट्रैंड पर अलग अलग तरीके का कोडोन मिलता है और अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, जैसे ही फर्स्ट चार्ज टीआरएनए आकर पी साइट पर जुड़ता है, चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्रोटीन का जो इनिशिएशन ऑफ चैन था या चैन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस था वो शुरू हो गया। लेकिन अभी ए साइट खाली है, अभी यहां पर कोई टीआरएनए नहीं आया। तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर ये आकर के जुड़ेगा, स्टार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट होगा। वैसे ही ए साइट पर यहां से अब एक नया टीआरएनए आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, इसके पास में अमीनो एसिड 2 है। ये क्या है बेटा, अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है। ये अमीनो एसिड 2 ए साइट पर आएगा और ए साइट पर आने के बाद में एंटी कोडोन से ये मैच करेगा। मान लो यहाँ पर मैच भी हो गया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है बेटा, यहाँ पर NH2COOH ग्रुप पाया जा रहा है। यहाँ पर भी NH2COOH ग्रुप मिलेगा और आपस में ये क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो ये क्या है बेटा, ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में 3 साइट होती हैं, एक ए साइट होती है, एक पी साइट होती है, एक ई साइट होती है। ई साइट को एग्जिट साइट्स कहते हैं। और ये क्या है बेटा, ये एक एमआरएनए स्ट्रैंड है। ये क्या है, एमआरएनए स्ट्रैंड, जिसके ऊपर क्या पाया जा रहा है बेटा, ये कोडोन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इस कोडोन को कोड करने के लिए टीआरएनए स्ट्रैंड के पास में एंटी कोडोन पाए जाते हैं, है ना। सब लिखे दे रहा हूं मैं, एंटी कोडोन, कंफ्यूजन नाम को कोई चीज ही नहीं रहने दूंगा। और ये क्या टीआरएनए है, ये क्या है बेटा, एंटी कोडोन है। ये स्टार्ट कोडोन। अब हमेशा AUG पहला, अब पी साइट पर हमेशा स्टार्ट कोडोन आकर के ही जुड़ेगा, इस बात को भी याद रखना। तो हमेशा क्या होता है बेटा, इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन आकर के जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा बेटा, इलॉन्गेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि अब
जो यहाँ पर चैन है उस चैन में इलोंगेशन होगा, है ना, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ेंगे, तो इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन में देखिए लिखा हुआ है। अब दूसरा चार्ज टीआरएनए आकर ए साइट पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब फर्स्ट टीआरएनए के अमीनो एसिड व सेकेंड टीआरएनए के अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम प्लस जीटीपी प्लस इलोंगेशन फैक्टर की सहायता से या प्रेजेंस में दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक का C OH ग्रुप, एक का NH2 ग्रुप आपस में मिलकर के क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इसके बाद अब ट्रांसलोकेज एंजाइम, देखो बेटा ट्रांसलोकेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये ट्रांसलोकेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके पास पावर होती है, इसके पास दम होता है, ठीक है, इसके पास दम होता है, बहुत दम है इसके पास। क्या दम है, देखो क्या करता है, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम की सहायता से mRNA स्ट्रैंड पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर राइबोसोम्स पर प्रेशर लगाता है, ठीक है, लगाया जाता है, जिससे mRNA स्ट्रैंड ई साइड की ओर निकलने लगता है। तो जो mRNA स्ट्रैंड ई साइड, अब आपको पता ना कि किस तरीके से भाई यहां पर प्रेजेंस था, इस तरीके से mRNA स्ट्रैंड था, ये लार्ज सब यूनिट है, यहां पर बेटा क्या है, यहाँ पर ए साइट है, यहाँ पर पी साइट है, यहाँ पर ई साइट है। तो ये mRNA स्ट्रैंड जो पाया जा रहा है, ये जब इसके ऊपर, अब देखो अब यहाँ पर एक क्या आ गया बेटा, ये ट्रांसलोकेज आ गया, इसने एक हाथ से इस पे रखा, एक हाथ से इस पे रखा। अब ये क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। जब ये प्रेशर लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम की तरफ से 3 प्राइम की तरफ प्रेशर लगा रहा है, किस पे बेटा, राइबोसोम्स पर। अरे बड़ा सिंपल है यार, थोड़ा समझने का प्रयास करो, थोड़ा बुद्धि यूज करो, समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस पे प्रेशर लगेगा तो जो एग्जिट साइट है इसकी तरफ ये mRNA स्ट्रैंड बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब जब जाहिर सी बात है, जब पी साइट पर कोई इनिशिएशन कोडोन था, ये क्या होगा, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो पी साइट खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। जब पी साइट खाली हो जाएगी तो ए साइट पर जो अमीनो एसिड आया था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी साइट पर, और फिर ए साइट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर ए साइट जैसे ही खाली होगा, अगेन क्या होगा, टीआरएनए ए साइट से आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे ए साइट अगेन खाली हो जाती है और टीआरएनए न्यू अमीनो एसिड को राइबोसोम्स की ए साइट पर लाता है ना, टीआरएनए लेकर आएगा और पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता रहता है बेटा, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड्स, है ना, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। देखो भाई कैसे हो रहा है, तो यहां पर जैसे मान लो ये हमारा स्टार्ट या इनिशिएशन कोडोन था, ये क्या है बेटा, इनिशिएशन कोडोन है कि नहीं है, ये हमारा स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन, आप इनिशिएशन कहो या स्टार्ट कोडोन कहो, स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो ये कहां पर है बेटा, पी साइट में। ये क्या है, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये क्या है बेटा, एमआरएनए है। अब यहां पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन्स पाए जाते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। आपको पता है जेनेटिक कोड, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 3 कूट्स, मतलब जो है ना 3 ट्रिपलेट फॉर्म की एक लैंग्वेज होती है, एक डेफिनेट लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो यहां पर प्रेजेंट लाइक दिस, राइट। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे पी साइट पर ये अब इनिशिएशन एंटीकोडॉन, या हम ये कहेंगे कि पहला जो चार्ज टीआरएनए है वो आकर के जुड़ गया, उसके बाद में ए साइट हमारी खाली थी, ए साइट के ऊपर क्या होगा, ए साइट पर क्या होगा, एक टीआरएनए आकर के जुड़ेगा। मान लो यहां पर यू 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 कोडोन है और इसका एंटीकोडोन क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो ये टीआरएनए आकर के जुड़ा। अब ये टीआरएनए क्या है, अमीनो एसिड ए1 है, यहां पर अमीनो एसिड ए2 है, तो ये ए1 वाला है, ये ए2 वाला है, ठीक है। अमीनो एसिड ए2, ये ए1 है, ये ए2 है। अब ए1 वाले के पास में COOH पाया जा रहा है और ए2 वाले के पास में NH2 ग्रुप पाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगा और यहां पर इनके बीच में क्या बन जाएगा बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही ये होगा फिर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, एक एंजाइम आएगा एंड दिस एंजाइम इज नोन एज ट्रांसलोकेज। ये ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करेगा, मैं लिख देता हूं, ट्रांसलोकेज
एंजाइम, ये ट्रांसलोकेज एंजाइम राइबोसोम्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा या राइबोसोम्स को सरकाने का काम, जैसे आप देखते हैं ना तो दरवाजे होते हैं स्लाइडर वाले, तो बिल्कुल वैसा ही इस पे क्या होगा, आप हल्के से प्रेशर लगाएंगे, मतलब आप नहीं बल्कि ट्रांसलोकेज आएगा, प्रेशर लगाएगा, देखो गुस्से में है, प्रेशर लगा रहा है, तो ये राइबोसोम इधर बढ़ेगा तो एमआरएनए स्ट्रैंड इधर जाएगा। एमआरएनए स्ट्रैंड किधर जाएगा बेटा, इस साइड में निकलेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा, तो 5 प्राइम पीछे की तरफ ट्रांसलोकेज की तरफ जाएगा। जब ट्रांसलोकेज की तरफ जाएगा तो जो बेटा स्टार्ट वाला या पहला वाला जो टीआरएनए था वो कहां जाएगा, एग्जिट साइट पर, और एग्जिट साइट से बाहर आ जाएगा, है ना। और जो बेटा ए साइट पर टीआरएनए था वो आ जाएगा पी साइट पर, और ए साइट क्या हो जाएगी, हमारी खाली हो जाएगी। भाई ए साइट खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इमेजिन करो, इमेजिनेशन का ही पूरा खेल है, ठीक है। ए साइट खाली हो जाएगी, जब ए साइट खाली हो जाएगी तो आप देखिए यहां पर एक और जो टीआरएनए है, या एक और जो टीआरएनए होगा, इस तरीके से वेटिंग में जो टीआरएनए था उसको क्या मिल जाएगा बेटा, जगह मिल जाएगा। और ये टीआरएनए मतलब ये मान लो इसके पास में NH3C NH2 सॉरी NH2COOH, ये क्या बेटा हमारा अमीनो एसिड 3, ये 3 अमीनो एसिड नंबर 3 है, ये अमीनो एसिड आकर के यहाँ पर ए साइड पर बैठ जाएगा। अब जैसे ये बैठेगा तो देखो COOH और NH2 इनके बीच में क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा पेप्टाइड। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहते हैं और ट्रांसलोकेज जैसे धक्का देता रहता है, और इस पूरे एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर अमीनो एसिड आकर के जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। अब जैसे ही इलॉन्गेशन कंप्लीट होगा उसके बाद में क्या होगा बेटा, टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, अब 24 घंटों तो इलॉन्गेशन होते नहीं रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टॉप कोडोन आएंगे। कौन से कोडोन आएंगे बेटा, स्टॉप कोडोन, और इन स्टॉप कोडोन्स को क्या कहते हैं, UAA UAG UGA। याद करने का कोड मैंने आपको बताया था, क्या कोड है बेटा, याद करने का कोड सिंपल है, क्या याद करने का कोड बेटा सिंपल पाया जा रहा है, क्या कोड है, तो आप कहेंगे सर आज आ जा, सबके आगे यू लगा दो। UAA को हम लोग ओकर कहते हैं, UAG को हम लोग अंबर कहते हैं, UGA को हम लोग ओपेल कहते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इलॉन्गेशन प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक एमआरएनए स्टैंड पर कोई स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन ना आ जाए। स्टॉप कोडोन आने पर प्रोटीन चेन फॉर्मेशन रुक जाता है, ठीक है। स्टॉप कोडोन के आते ही प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगा। इन स्टॉप कोडोन्स का कोई एंटी कोडोन नहीं होता, ये बात भी याद रखिएगा, इन स्टॉप कोडोन्स का कोई भी एंटी कोडोन नहीं होता, वह ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब ये किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करेंगे तो अमीनो एसिड आएगा ही नहीं, अमीनो एसिड जब आएगा ही नहीं तो ट्रांसलेशन रुक जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर जिसको RF से हम लोग शो करते हैं, तो रिलीजिंग फैक्टर चेन टर्मिनेशन में मदद करते हैं। कुछ यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर भी होते हैं, ये इसको आप फैक्टर के रूप में जरूर याद कर लीजिएगा। जो प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं, जैसे रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3, है ना, एवं यूकैरियोट्स में केवल एक ही होता है, जिसको यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 के नाम से जानते हैं। तो ये रिलीजिंग फैक्टर 1 भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इसको रोकने के लिए। ये रिलीजिंग फैक्टर पॉलीपेप्टाइड चेन व चार्ज टीआरएनए के कनेक्शन को अलग कर देते हैं, जिससे चेन अलग हो जाती है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है बेटा, इस रिलीजिंग फैक्टर का मेन फंक्शन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन व चार्ज टीआरएनए, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है और जो चार्ज टीआरएनए उनको अलग करना, उनको अलग कर देगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए ये बेटा क्या था, ये तो ट्रांसलेशन हो रहा था ना, ये धीरे 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 देखो यहां पर, यहां से स्टार्ट हुआ था, है ना, यहां से स्टार्ट हुआ था और ये 3 प्राइम एंड पर जाकर के खत्म होगा। तो जब ये यहां पर आएगा तो मान लो यहां तक अमीनो एसिड्स जुड़ने थे, मतलब मान लो A1 से लेकर के A20 तक अमीनो एसिड आ गए हैं, यानी 20 प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ गए और सबके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद में पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ चुका है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गया 20 अमीनो एसिड के पास, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर एक नॉनसेंस कोडोन आएगा, स्टॉप कोडोन आएगा, कोई एक, चाहे आज में से UAA आ जाए, UAG आ जाए, है ना, और UGA आ जाए, कोई आ जाए, इन तीनों स्टॉप कोडोन में से कोई एक यहां पर आएगा। तो UAA मान लो आ गया, तो इसका कोई भी मतलब क्या नहीं होता है, एंटीकोडोन नहीं होता, इस कोडोन का कोई एंटीकोडोन नहीं है, तो टीआरएनए जो है ना अमीनो एसिड को नहीं लाएगा। जब टीआरएनए अमीनो एसिड को नहीं लाएगा तो ट्रांसलेशन रुक जाएगा।
और यहाँ पर जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं बेटा, ये आकर के इस प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं और टीआरएनए को अलग कर देते हैं इस पूरे के पूरे एक पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से पूरी की पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें अमीनो एसिड A1, A2, A3 है ना, अमीनो एसिड A3, अमीनो एसिड A4, अमीनो एसिड A5, अमीनो एसिड A6 डॉट 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 आप लिख दें अमीनो एसिड A20, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ करके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड, एक किसका निर्माण कर रहा है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चैन का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि यही पॉलीपेप्टाइड चैन एक प्रोटीन के रूप में जानी जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है फिनिश, राइट। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने बोला था शुरुआत में कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ही, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन सोने पे सुहागा है, ये जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द लैग एंड ट्रैप ऑपरान मॉडल। ठीक है, लैक्टोज ऑपरान मॉडल या ट्रिप्टोफैन ऑपरान मॉडल को एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली हमको ट्रैप ऑपरान मॉडल को और लैग ऑपरान मॉडल को लिखना है। तो इसमें शॉर्ट नोट के रूप में दोनों मॉडल अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। लैग ऑपरान मॉडल भी शॉर्ट नोट में आ सकता है, ट्रैप ऑपरान मॉडल भी शॉर्ट नोट पे आ सकता है। दोनों को मिला दो, एक तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, 25 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे लैग ऑपरान मॉडल। देखो इसे लैक्टोज ऑपरान मॉडल के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज ऑपरान मॉडल के नाम से क्या बेटा जाना जाता है। इसे सबसे पहले जैकब और मोनोड ने बताया। तो सबसे पहले जो लैक ऑपरान मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जैकब और मोनोड ने। और ये डेफिनेटली कहां होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, एस्चरिचिया कोलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए लिखा हो लैक ऑपरान मॉडल के अंतर्गत प्रोकैरियोट्स बोले तो ई कोलाई में जीन की अभिव्यक्ति को समझा जाता है, जीन एक्सप्रेशंस को समझा जाता है कि कोई जीन कहां पर कब एक्सप्रेस्ड हो रहा है ना, कोई जीन कब कहां पर कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहा है, किस सिचुएशन में एक्सप्रेस्ड हो रहा है, अपनी जो उसका जो नेचर है वो अपने आप को कैसे प्रकट कर पा रहा है, वो हम इसके अंतर्गत समझेंगे। अब देखो यहां पर दो चीज हैं बेटा, यहां पर दो चीज है। एक तो जब लैक ऑपरॉन ऑफ होगा तब क्या कंडीशन होगी, और जब लैक ऑपरॉन ऑन होगा तब क्या होगा। तो लैक ऑपरॉन, लैक का मतलब होता है बेटा लैक्टोज से, और कहा जाता है कि जब लैक्टोज एब्सेंट होता है यानी कि लैक्टोज सेल के अंदर नहीं होगा तब ये क्या होगा बेटा, ऑफ होगा। यानी कि लैक ऑपरॉन ऑफ होगा, किसी भी टाइप का कोई भी प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये ऑन होगा, यानी कि अब यहां पर जो प्रोटीन है वो बनेगी। अब सीधी भाषा में समझो कैसे होगा, अभी आगे देखते हैं। अब देखो लैक का मतलब क्या है, तो लैक का मतलब है लैक्टोज से, यह एक प्रकार का इंड्यूसर होता है। लैक्टोज क्या होता है बेटा, एक प्रकार का इंड्यूसर होता है। जैसे मान लो एक प्रकार का बर्गर, जैसे बर्गर को देख करके आपके दिमाग में, आप केवल सोच रहे हो तो आपके दिमाग में पानी, मतलब मुंह में पानी आएगा, लेकिन वो चीज हमको मिली नहीं। लेकिन अगर बर्गर दिख जाए तो आपके मुंह में पानी भी आएगा और आप उसको खाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जब आप खाने की कोशिश करोगे तो सलाइवा निकलेगा, यानी कि आप एक्टिव हो गए। ठीक है, जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो बॉडी आपकी वर्क करना शुरू कर देगी, यानी कि आप ऑन हो गए। अब बर्गर दिख ही नहीं रहा है, पड़े हो चुपचाप सुस्त एकदम, तो स्विच ऑफ है। तो ऑपरॉन मॉडल कब ऑन होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ऑपरॉन मॉडल ऑफ कब होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है। तो इसको हम लोग बर्गर से समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा एग्जांपल आ गया दिमाग में, मान लो एक यहां पर दो बंदे हैं, ठीक है, ये एक एक्साइटेड फॉर्म में है, एक उदास बैठा हुआ बेचारा एकदम, है ना, और सो रहा है। ये कैसे, जाहिर सी बात है जो एक्साइटेड फॉर्म में जो बंदा है उसको यहां पर क्या दिख गया बेटा, बर्गर। ठीक है, तो बर्गर दिख गया, इसका फ्रेग्रेंस इसको पहुंचा, तो ये एक्टिव हो गया, है ना,
इसके बाल भी स्पाइसी हो गए, और यहां पर बर्गर एब्सेंट है। यहां पर बर्गर तो है लेकिन वो इसके सामने नहीं है, या बर्गर है ही नहीं, तो ये क्या है बेटा, इनएक्टिव है। ये क्या होगा, इनएक्टिव, ये होगा एक्टिव। तो बिल्कुल इसी तरीके से ओपेरॉन मॉडल भी काम करता है, यानी कि लैक्टोज बोले तो बर्गर जब होगा तब प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, बर्गर नहीं होगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये कैसे कंडक्ट होता है, कैसे रेगुलेट होता है, उसी को हमें समझना है। तो देखिए, यह एक प्रकार का इंड्यूसर होता है जो कि एक प्रकार का डाइसैकेराइड के रूप में पाया जाता है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड ही है। जब डाइसैकेराइड का ब्रेक डाउन होता है तो जाहिर सी बात है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंज होता है। अब ओपेरॉन कहने का मतलब क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है इट इज अ ग्रुप ऑफ अ जीन, है ना। ये जीन का एक समूह होता है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की जीन्स पाई जाती हैं। एक जो जीन होती बेटा उसको हम लोग कंट्रोल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल जीन। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। कंट्रोल जीन बेटा ऐसे समझो कि ऐसे पेरेंट्स जो आपके ऊपर हर टाइम निगाह रखते हैं, आप घर में रहते हैं, आपके खाने पीने से लेकर के आपके आने जाने तक का वो ख्याल रखते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल जीन। आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अब उनके डर की वजह से आप केवल कोचिंग जाओगे, कोचिंग से घर आओगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अब लेट सपोज मानो कि कुछ बच्चे बाहर भी पढ़ने गए हैं, जाहिर सी बात है उनको बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा है तो वो बाहर भी निकलेंगे, नाइट आउट भी करते हैं। ऐसा नहीं नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। घर में नहीं पता है, घर में पता है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे सीरियस पढ़ते भी हैं, तो सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, 100 में से 99% बच्चों की बात कर रहा हूँ। 0.1% या 1% ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, दिमाग में बिठा के रखते हैं कि मुझे कुछ बन के ही निकलना है, तो वो अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं रात में, कुछ मजे काटते हैं। तो कंट्रोल जीन जो होते हैं ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, कि स्ट्रक्चरल जीन से हमें प्रोटीन बनानी है कि नहीं बनानी है, राइट। अब जो कंट्रोल जीन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, जीन आई, जीन पी और जीन ओ। जीन आई, ठीक है, जीन आई, जीन पी और जीन ओ। और स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो जीन जेड, जीन वाई और जीन ए, है ना। जीन जेड, वाई और ए, ये जीन पाए जाते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे अलग एंजाइम बनता है, इससे अलग बनता है, इससे अलग बनता है। तो एंजाइम बनना है तो जाहिर सी बात प्रोटीन बनना ही है। तो हम कहेंगे जीन जेड से अलग प्रोटीन बनती है, जीन आई से अलग प्रोटीन बनती है, ठीक है, और जीन ए से अलग प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन कब बनेगा, जब यहां पर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर बोले तो लैक्टोज। जब सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर लैक्टोज होगा तो ये प्रोटीन बनेगी और इन प्रोटीन से एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। चलो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल जीन। इसे कंट्रोल जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जीन जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। जो जीन की अभिव्यक्ति है उसको, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है या उसको रेगुलेट करती है। ये फॉलोइंग तीन प्रकार की होती है। नंबर एक जो है यहाँ पर जीन आई, दूसरा जीन पी, तीसरा जीन ओ। जीन आई क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है यह एक इनहिबिटर या संदमक या दमनकारी होता है। तो जीन क्या है, जीन आई क्या है बेटा, इनहिबिटर है। इनहिबिटर बोले तो कि जीन आई से क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का एमआरएनए बनता है। ये एमआरएनए एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर क्या करता है, ऑपरेटर जीन को जाकर के, यानी कि ओ वाले जीन को जाकर के बाइंड कर लेता है, जिससे प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं आ पाएगा और बाकी के जो स्ट्रक्चरल जीन है उनसे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अरे सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो समझो। ये एक इनहिबिटर यानी कि संदमक, दमनकारी होता है। दूसरा, जीन आई तब एक्सप्रेस होती है, समझो बेटा, जीन आई तब एक्सप्रेस होती है जब यह ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करती है तथा इसके द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा रिप्रेशन प्रोटीन बनाई जाती है जो कि एक्टिव होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस द्वारा रिप्रेशर प्रोटीन बनाई जाए, ठीक है। यह रिप्रेशर प्रोटीन क्या करता है, ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है एवं इस कारण
ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल नहीं कर पाती एवं इस वजह से स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेती है। तो जब स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाएगा, यानी कि डीएनए के ऊपर जो जीन पाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन पाए जा रहे हैं, उन स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, कोई उनको आदेश देने वाला ही नहीं होगा, तो एमआरएनए नहीं बनेगा। जब एमआरएनए नहीं बनेगा बेटा, तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो एंजाइम भी नहीं बनेंगे। तो यानी कि ओवरऑल यहां पर हम देखेंगे कि जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है वो इस समय क्या होगा बेटा, ऑफ रहेगा, यानी कि जीन ऑफ है, शांत पड़े हैं। अब जीन पी की बात करते हैं। तो जीन पी क्या करता है, तो देखिए लिखा हुआ है, इसे प्रमोटर जीन कहते हैं। पी मतलब प्रमोट करने वाला, जो कि ऑपरेटर जीन के पहले पाई जाती है। तो देखो ये वाला यहां पर जीन पाया जा रहा है ना, आई जीन पाया जा रहा है। आई जीन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। तो इनहिबिटर जीन है, प्रमोटर जीन है और ऑपरेटर जीन है। तो ऑपरेटर जीन जो होता है वो प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन जो होता है वो प्रमोटर जीन के बाद पाया जाता है, और प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन से पहले पाया जाता है। तो पहले आई होता है, फिर पी होता है, फिर ओ होता है। तो इसे प्रमोटर जीन कहते हैं, जो कि ऑपरेटर जीन से पहले प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस जीन पर आकर आरएनए पॉलीमरेज ऐड होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, आरएनए, समझ रहे हो, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, ये एमआरएनए स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है, स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है। ठीक है, याद रखोगे ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर जीन से जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा तभी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो इस जीन पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज ऐड होता है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होगी। याद रखना, जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन पे आकर के नहीं जुड़ेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, और आप अगर जीन ओ की बात करें तो इसे ऑपरेटर जीन कहते हैं, है ना। ये जीन स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रेरित करती है। तो ऑपरेटर जीन जो होता है इसके बाकी के बाहर इधर इधर जो स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है, यहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा, स्ट्रक्चरल जीन यहां पर प्रेजेंट है। तो इन स्ट्रक्चरल जीन को ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटर इनको कंट्रोल, ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला, तो स्ट्रक्चरल जीन पर ऑपरेट करने वाला, है ना। लेकिन ये तब तक कंट्रोल में नहीं कर पाएगा जब तक यहां पर ऑपरेटर बाइंड रहता है किससे, रिप्रेसर प्रोटीन से। ऑपरांड जब स्विच ऑफ होता है तब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस जीन से आकर के जुड़ जाती है। तो जब ऑपरेंड स्विच ऑफ होता है, यानी कि जब यहां पर लैक्टोज एब्सेंट होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, जो जीन ओ है वो क्या रहेगी बेटा, वो ऑपरेटर रिप्रेसर, जो जीन ऑपरेटर है वो ऑपरेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड रहेगी, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड रहेगी, जिसके कारण ये ऑफ रहता है। यानी कि ऑपरेटर जीन जो है वो बंधा हुआ है, तो प्रोमोटर जीन के ऊपर अगर पॉलीमरेज एंजाइम आएगा भी तो वो जुड़ नहीं पाएगा इस ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, अब सेकंड हमारा कौन सा बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, तो देखो जीन जेड, जीन जेड जो होता है ये स्ट्रक्चरल जीन का पहला जीन है। तो जीन जेड वाई ए, तो जीन जेड जो होता है यह जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो इस एंजाइम का निर्माण कौन करता है, जीन जेड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। जीन वाई क्या करती है, ये ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन द्वारा परमिएज एंजाइम, ठीक है, का निर्माण करती है। ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा फिर एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम ई कोलाई की सेल को लैक्टोज के लिए परमिएबल बनाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, जो परमिएज एंजाइम है ना, ये परमिएज एंजाइम लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाएगा। फिर वहीं पर हम लोग अगर जीन ए की बात करें तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो यहां पर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है कौन, जीन ए। ये एंजाइम भी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, यानी कि उसको तोड़ने में मदद करता है।
ये तीनों एंजाइम लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो लैक्टोज है इसको तोड़ने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए इन तीनों एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और लैक्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो आपको पता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए भाई, अब थोड़ा सा हम प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, जब ओपेरॉन मॉडल स्विच ऑफ होगा, यानी कि स्विच ऑफ कहने का मतलब क्या है कि जब मीडियम के अंदर, जहां पर सेल, जब बैक्टीरियल सेल किसी कल्चर में रखी जाती है तो उस कल्चर में जब लैक्टोज इंड्यूसर एब्सेंट होगा, जब लैक्टोज इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो यहां पर जो रेगुलेटर जीन होगा, ठीक है, जो रेगुलेटर जीन होगा या जो इनहिबिटर जीन होगा, इनहिबिटर जीन को या रेगुलेटर जीन को, ये इनहिबिटर जीन से क्या होगा बेटा, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा। ये रिप्रेशर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा और यहां पर एक प्रोटीन बन जाएगी एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज रिप्रेशर प्रोटीन, जो कि एक्टिव होती है। और ये एक्टिव कब होगी, जब यहां पर लैक्टोज इंड्यूसर एब्सेंट होगा। तो लैक्टोज जब नहीं होगा तो आई जीन के द्वारा एक रिप्रेशर प्रोटीन बनाई जाती है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जाएगा ऑपरेटर के पास में और ऑपरेटर को बाइंड कर लेगा। ठीक है, ऑपरेटर को क्या कर देगा बेटा, बाइंड कर दिया, है ना। तो लिखा हुआ यह रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं चलता। जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं चलेगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए लिखा हुआ है जो स्ट्रक्चरल जीन यहां पर पाए जा रहे हैं, अब इनका भी कोई काम नहीं बेटा। जब यहां पर प्रमोटर के बाद में ऑपरेटर जीन ही बांध लिया गया, उसको ऑफ कर दिया गया, इसको इनएक्टिव कर दिया गया, इसको हम यूं कहें कि जो इनएक्टिव कर दिया गया, जिससे स्ट्रक्चरल जीन को प्रमोट ही नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन को ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, तो यहां से किसी भी टाइप की जीन नहीं बन पाएगी। और प्रमोटर जीन के ऊपर क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं होगा, है ना। प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच नहीं होगा। अच्छा, यहां पर आप देखिए जो लैक्टोज है ये डाइसैकेराइड होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज मिल करके इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, जो कि एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए इतना बड़ा रोल यहां पर पढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहां पर देखो अब क्या होगा, जब ओपेरॉन स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन कब होगा, जब बेटा मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम में लैक्टोज इंड्यूसर हम प्रेजेंट कराएंगे। लैक्टोज इंड्यूसर डालेंगे तो रेगुलेट जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी। ठीक, देखो प्रोसेस पूरा होगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी, लेकिन ये रिप्रेशर प्रोटीन बेटा कैसी होगी, इनएक्टिव होगी। ये रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव होगी, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, रिप्रेशर एमआरएनए बनेगा। फिर क्या होगा बेटा, यहां पर ट्रांसलेशन होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो उसको लिख लीजिएगा, ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन हुआ तो क्या होगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी, जो कि इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन क्या होता है कि जब लैक्टोज यहां पर पाया जाता है, इस लैक्टोज को बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से आसानी से सेल के अंदर लाया जाता है। इस लैक्टोज को ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर देगी। यानी कि अब ये ऑपरेटर के पास ना जा करके इसने बर्गर देखा और बर्गर खाना शुरू कर दिया। इसने बर्गर देखा और बर्गर की तरफ ये आ गई, यानी कि किसकी तरफ आ गई बेटा, लैक्टोज की तरफ आ गई। ये क्या है बेटा, रिप्रेशर प्रोटीन है और ये लैक्टोज है। तो लैक्टोज के साथ में बाइंड कर गया रिप्रेशर प्रोटीन। जब लैक्टोज के साथ में रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा तो रिप्रेशर प्रोटीन लैक्टोज को बाइंड करने में बिजी हो जाएगी, तो ऑपरेटर फ्री हो जाएगा। जब ऑपरेटर जीन फ्री हो जाएगा तो प्रमोटर जीन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, बिल्कुल अटैच हो जाएगा। जब प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, हाँ बिल्कुल बनवाएगा सर। जब ये एमआरएनए बनेगा तो आप देखिए यहां पर जेड भी जीन है, वाई भी जीन है, एक्स भी जीन है। तो जेड वाई ए, यहां पर जेड वाई ए जीन ने क्या किया, अपने अपने कोडोन्स को, अपने अपने इंफॉर्मेशन को इस एमआरएनए स्टैंड के ऊपर निहित किया या इस एमआरएनए स्टैंड पर डाला, है ना, इस एमआरएनए स्टैंड पर रखा या इस एमआरएनए स्टैंड पर कॉपी किया, जिसकी वजह से कई जीन्स की कॉपी यहां पर पाई जाती है और एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। पॉलीसिस्टोनिक कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा एमआरएनए जिसके एक ही टेम्पलेट फॉर्म से कई प्रकार की प्रोटीन्स बन जाएं। यानी कि अब इस एक प्रकार के एमआरएनए से
यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज एंजाइम बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। यानी कि यहां पर जब इसमें ट्रांसलेशन होगा तो 3 प्रकार की प्रोटीन्स बनेंगी। ये तीनों प्रकार की प्रोटीन्स इस टाइप के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम, तीनों प्रकार के एंजाइम इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स पर आएंगे, बोले तो लैक्टोज के पास आएंगे और लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा ट्रैप ऑपेरॉन मॉडल। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है बेटा, ट्रिप्टोफैन या ट्रैप ऑपेरॉन मॉडल। तो लैक ऑपेरॉन मॉडल समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल को भी देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, लिखा हुआ ट्रैप ऑपेरॉन मॉडल, दमनशील ऑपेरॉन, ठीक है, दमनशील ऑपेरॉन यानी कि रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एक मुख्य एग्जांपल, एक मेन एग्जांपल है जो ट्रिप्टोफैन, बोले तो ट्रैप अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन क्या होता है बेटा, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। ये संश्लेषण, ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण यानी सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को एनकोड करता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, लिखा हुआ ट्रैप ऑपेरॉन को ट्रैप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको ट्रैप ऑपेरॉन को ट्रैप टीआरपी द्वारा हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। यानी कि ट्रैप ऑपेरॉन यहां पर जीन पाया जा रहा है, इसको द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक रिप्रेसिबल सिस्टम, एक नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम होता है। जो एक रिप्रेसिबल सिस्टम जो होता है बेटा, ये एक नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम होता है जो बायोसिंथेटिक पाथवे का निर्माण करती है, जिसके द्वारा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, यह सिस्टम एक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जब ट्रिप्टोफैन, ये सिस्टम एक प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि जब, यहां पर देखो लिखा हो, जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है तब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक्टिवेट नहीं होता। यानी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के पाए जाने पर यहां पर जीन रेगुलेट नहीं होते। यानी कि बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड अगर प्रचुर मात्रा में है तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स यहां पर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एक्टिव नहीं होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस स्टेज में ट्रैप को रिप्रेसर यानी कि ट्रैप जो होता है वो को रिप्रेसर दमनकारी प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन या एपो रिप्रेसर को एक्टिव करता है। जो ट्रैप ऑपेरॉन होगा इस कंडीशन में क्या होगा, इसको एक्टिव कर देता है तथा यह ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि यहां पर ये जो एपो रिप्रेसर बनेगा या यहां पर जो रिप्रेसर प्रोटीन होगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन को जाकर के बाइंड कर लेगी, वो कहेगी ए चलो बंद करो, कोई कहानी नहीं चलेगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उससे। ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एक 5 स्टेप की प्रोसेस होती है जिसमें प्रत्येक स्टेप में एक स्पेशल एंजाइम इन्वॉल्व होता है। हर एक स्टेप में एक स्पेशल एंजाइम है। जैसे कि ट्रिप्टोफैन ई की हम बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए। यानी कि उल्टा ए बी सी डी ई लिख दो, ए बी सी डी ई यही लिखना है, लेकिन ई से आपको शुरू करना है। तो ट्रिप्टोफैन ई डी सी बी ए ये सभी निकटवर्ती जीन है जो इस एंजाइम को एनकोड करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एंजाइम बनते हैं, ये एंजाइम कुछ इन यहाँ पर जीन्स के थ्रू बनाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ट्रिप्टोफैन ई है और ट्रिप्टोफैन डी है, ये यहाँ पर एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो ट्रिप्टोफैन ई है ये एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेंगे और ट्रिप्टोफैन डी जो है बेटा वो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा। जब 2 एप्सिलॉन और 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं तो यहां पर एक स्पेसिफिक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है एंड दिस एंजाइम इज नोन एज एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज। एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज एंजाइम ये कब बनता है, जब 2 एप्सिलॉन और 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। यहां पर ट्रिप्टोफैन सी की अगर हम बात करें, है ना, तो ट्रिप्टोफैन सी जो जीन होता है ये डायरेक्टली क्या करता है, इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज INGP का निर्माण कर देता है। इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज का निर्माण कर देता है। ट्रिप्टोफैन बी क्या करता है, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है और ट्रिप्टोफैन ए अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। जब 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलते हैं तो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है।
किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। चलिए जी, हम थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो, ये एक डीएनए है। ये क्या है बेटा? एक डीएनए है। इस डीएनए के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि इस साइड में प्रमोटर ऑपरेटर तो आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले रेगुलेटर जीन भी आ रहा है, लेकिन यहां पर आई के थ्रू नहीं सो रहा है। इसको हम लोग ट्रैप R1 के नाम से जानते हैं, ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर 1 के नाम से जानते हैं। इसको प्रमोटर रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रमोटर रेगुलेटर। तो ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर 1 से पहले प्रमोटर रेगुलेटर पाया जाता है, फिर ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर 1 प्रेजेंट होता है, फिर प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर यहां पर आप देखेंगे एक स्पेसिफिक जीन पाया जाता है जिसको लीडर सीक्वेंस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? लीडर सीक्वेंस। और उसके बाद में यहां पर स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जो कि EDCBA के रूप में जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर TT डैश या TT प्राइम के रूप में, टॉप के रूप में यहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? टर्मिनेशन का काम कराएंगे, यानी कि यहाँ ए तक ही क्या होगा? कॉपी होगा। इसके बाद में टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडोन आकर के जुड़ करके mRNA स्ट्रैंड को बंद कर देंगे, राइट? अब देखो क्या होगा कि जो प्रमोटर रेगुलेटर जीन होता है, ठीक है, यहां पर जब ये स्विच ऑन होगा तो होगा क्या कि जो ई वाला है, ई वाला जीन है, इससे एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड चैन का फॉर्मेशन होता है और डी वाले से डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चैन का फॉर्मेशन होता है। जब ये दो एप्सिलॉन दो डेल्टा होते हैं तो बेटा क्या बनता है? एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। सी वाला क्या करता है? इंडोल ग्लिसरोल फॉस्फेट सिंथेटेज का फॉर्मेशन कर देता है, INGP का फॉर्मेशन करता है। बी वाला बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जब दो दो यहां पर चेन मिल जाती है तो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बनता है। एक्चुअल में होगा क्या? शॉर्ट में ही अभी आप समझ लो, ये एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो यहां पर कॉरिजमेटा होता है, इस कॉरिजमेट में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जा रहे हैं, इस कॉरिजमेट के ऊपर क्या होता है बेटा? एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज एंजाइम एक्ट करता है, जिससे ये एंथ्रेनिलेट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है बेटा? एंथ्रेनिलेट में। इस एंथ्रेनिलेट पर अगेन ये क्या होगा? एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज एंजाइम आएगा, जिससे ये PRA में चेंज हो जाता है। एंथ्रेनिलेट चेंज इनटू द PRA, बोले तो फास्फोराइबोजाइल एंथ्रेनिलेट में, फास्फोराइबोजाइल एंथ्रेनिलेट में। इस फास्फोराइबोजाइल एंथ्रेनिलेट के अंदर INGP सिंथेटेज एंजाइम काम करता है, बोले तो इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज आकर के काम करेगा, जिससे ये CDRP में चेंज हो जाता है, बोले तो कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट में। कार्बोक्सी फिनाइल अमीनो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस या रिबुलोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब इसके ऊपर अगेन ये क्या होगा? INGP काम करेगा, जैसे इंडोल ग्लिसरोल फॉस्फेट में चेंज होगा। इस इंडोल ग्लिसरोल फॉस्फेट के ऊपर ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा, जैसे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो इंडोल ग्लिसरोल फॉस्फेट से ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बन जाता है। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को यहां पर इस तरीके से इस फॉर्म में बनाया जाता है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। तो जब यहां पर ट्रिप्टोफैन एब्सेंस होगा, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा, तो जाहिर सी बात है जीन ऑन होगा, यानी कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड द्वारा एनकोड किया गया एक ट्रैप रिप्रेशर यानी ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर प्रोटीन या एपो रिप्रेशर सिंथेसिस करता है और एक डाइमर बनाता है। जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है तब एपो रिप्रेशर या रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव रहती है, जो कि ऑपरेटर साइट को बाइंड करने में असमर्थ रहती है। जब यहां पर ट्रिप्टोफैन क्या है बेटा? ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी। रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी तो ऑपरेटर साइट फ्री होगा। ऑपरेटर साइट फ्री होगा तो प्रोमोटर रीजन पे आकर के RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा और स्ट्रक्चरल जीन से क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराने का काम करेगा। इस प्रकार RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर के साथ में आगे बढ़ता है और ट्रैप ऑपेरॉन जीन को ट्रांसक्राइब यानी कि अनुलेखित करता है। ठीक है, कैसे करेगा? यहां पर देखो, ये DNA का सीक्वेंस पाया जा रहा है। ये प्रोमोटर रेगुलेटर जीन है जिसके ऊपर RNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ेगा। जब यहां पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा है, ठीक है, तो यहां पर ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर 1 पे क्या होगा?
ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे एमआरएनए स्ट्रैंड बनेगा। ये एमआरएनए स्ट्रैंड क्या करेगा, एक रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा या एक एपोप्रोटीन बनाएगा, जो कि कैसी होती है बेटा, इनएक्टिव होती है। ये इनएक्टिव होती है। ये कब होगा बेटा, जब क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो ये इनएक्टिव होगा। जब ये इनएक्टिव होगा तो प्रमोटर रीजन क्या होगा बेटा, फ्री होगा। ऑपरेटर रीजन क्या होगा, फ्री होगा। तो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर के बाइंड करेगा, जिससे ये ऑपरेट करेगा, और ऑपरेटर जीन से बोलेगा, लीडर जीन से बोलेगा कि चल भैया काम करो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, इस तरीके से एक एमआरएनए स्ट्रैंड बनेगा, जिसके ऊपर ये एमआरएनए स्ट्रैंड कैसा है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, क्योंकि इस पे ई का भी सीक्वेंस है, डी का भी है, सी का भी है, बी का भी है और ए का भी है। ठीक है, और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहुंच गया, यानी कि इसने एमआरएनए स्ट्रैंड बना दिया। आरएनए पॉलीमरेज यहां से चला, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे चलेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनके कॉपी को, उनके कोडोन्स को एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी करते हैं। जब ये कॉपी करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऑपरेटर सीक्वेंस देखो ये पाई जा रही है, यहाँ पर लीडर सीक्वेंस पाई जा रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से ई डी सी बी ए जीन पाए जा रहे हैं। तो ई और डी से एंथ्रेनिलेट सिंथेटेज बनेगा, सी से है ना इंडोल ग्लिसरोल फॉस्फेट सिंथेटेज बनेगा, बी और ए से ट्रिप्टोफैन सिंथेटेड एंजाइम बनेगा। ये कैसे बनेगा इसको हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा, जब प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट होगा तभी तो बनेगा। यानी कि मान लो कि एक सेल के अंदर 100 ट्रिप्टोफैन एंजाइम है, ये पर्याप्त है। अब जैसे 100 में से अगर मान लो एक भी ट्रिप्टोफैन एंजाइम कम होता है या एक भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड कम होता है तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। यानी 99 ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड भी हुए तो क्या होगा, ये पटाख से एक्टिव हो जाएगा और एक ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को बनाने का काम करेगा, राइट। तो ट्रिप्टोफैन की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अर्थात ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में इन जीन्स की एक्सप्रेशन स्विच ऑफ रहती है। यह तब पॉसिबल होता है जब साइटोप्लाज्म में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होती है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। यह ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर की तरह कार्य करता है, जो कि एपोरिप्रेसर या रिप्रेसर प्रोटीन जो इनएक्टिव के साथ बाइंड होकर के इसे एक्टिव कर देता है, जो कि यह ऑपरेटर से जुड़ जाता है और स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर से बाइंड करना प्रमोटर को ओवरलैप करता है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर प्रोटीन से बाइंड करना प्रमोटर को ओवरलैप करता है। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर को बाइंड करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। ट्रिप्टोफैन को यहां पर को रिप्रेसर कहा जाता है। तो को रिप्रेसर के रूप में कौन है बेटा, ट्रिप्टोफैन है। रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए को रिप्रेसर पाया जा रहा है ट्रिप्टोफैन के रूप में, ठीक है। यह एक नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि बाउंड रिप्रेसर प्रोटीन है ना, बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोकता है। कैसे होगा, देखो भैया यहां पर आप जानते हैं इस तरीके से डीएनए पाया जा रहा है। तो पीआर प्रमोटर रेगुलेटर जीन के ऊपर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर 1 पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन क्या होगी बेटा, एपो रिप्रेसर के रूप में जानी जाएगी या रिप्रेसर प्रोटीन के रूप में जानी जाएगी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लेकिन यहां पर एक को रिप्रेसर पाया जा रहा है जिसको ट्रिप्टोफैन कह रहे हैं। तो ट्रिप्टोफैन एक को रिप्रेसर के रूप में काम करता है। ये क्या करेगा, ये इस एपो रिप्रेसर के साथ में जाकर के बाइंड कर जाएगा, और इसको बाइंड करने के बाद में इस प्रोटीन को क्या कर देगा बेटा, कर देगा एक्टिव। और ये प्रोटीन हो गई एक्टिव। जब ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, वैसे तो नॉर्मली ये ऑफ रहती है जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है तब ये एक्टिव हो जाता है। नहीं होता है तो ये इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव रहेगा तो काम चलेगा, एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ये एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाएगा ऑपरेटर जीन के पास, और ये ऑपरेटर जीन को क्या करता है बेटा,
बाइंड कर लेता है। जब ये ऑपरेटर जीन को बाइंड कर देगा इस तरीके से, तो प्रमोटर जीन तो खाली हो जाएगा, मतलब ये ओवरलैप कर लेता है इसको भी थोड़ा सा। तो प्रमोटर जीन क्या होगा, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं करेगा, तो स्ट्रक्चरल जीन से, है ना, स्ट्रक्चरल जीन से किसी भी प्रकार का एमआरएनए या प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ के जाते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो विश्वास मानिए इन दोनों क्वेश्चंस में से अगर लॉन्ग में से कुछ भी आ जाए, तो आप आसानी से लिख देना। इसको फास्ट ट्रैक पे भी आप देख लो और इन दोनों क्वेश्चंस को अपने तैयार कर लो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दावे के साथ कह सकता हूं कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।